नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। दर्शकों, पाकिस्तान में एक कहावत बहुत मशहूर है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये बात तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जानते हैं, लेकिन अब अफगानिस्तान भी जान गया है। अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि आसिम मुनीर ही असली किंग हैं पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ कठपुतली हैं, यानी पाकिस्तान कभी शहबाज शरीफ के हाथ में था ही नहीं। पाकिस्तान में हमेशा से मुनीर राज रहा। और अक्सर आप तस्वीरों में भी देखते होंगे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करना हो, चाहे विदेश नीति के मामले हो, पाकिस्तान के बड़े फैसले हो, शी जिनपिंग से मुलाकात करना हो, पुतिन से मुलाकात करना हो, बात करनी हो, सारे मसले को मुनीर डील करते हैं। अमेरिका में ट्रंप के साथ, चीन में जिनपिंग के साथ, या फिर पाकिस्तान की किसी भी टॉपिक पर मुनीर की ही चलती है। यहां तक कि ख्वाजा आसिफ की भी नहीं चलती, वो रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्री ऊपर होता है, फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यहां उल्टा है मामला, यहां रक्षा मंत्री नीचे है, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। यानी जितने हुक्मरान पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, सब के सब आईएसआई और पाक आर्मी के कठपुतली। और अब तो तालिबान इसके सबूत दे रहा है। तालिबान ने दावा किया कि सीज फायर पर बातचीत के दौरान अफगान नेताओं के सामने शहबाज की एक नहीं चली। उन्हें दरकिनार कर मुनीर ने ही मोर्चा संभाला और सीज फायर को अपनी शर्तों पर मोड़ना चाहा। लेकिन तालिबान ने एक नहीं चलने दी इन लोगों की। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाक के पीएम को मुनीर दबा कर रखते हैं। शहबाज को पाक सेना से जलालत मिलती है। सीजफायर पर शहबाज मुनीर में अनबन है। शहबाज शांति चाहते हैं, अफगान से अच्छे रिलेशन चाहते हैं, लेकिन मुनीर अच्छे रिश्ते रखने के पक्ष में नहीं है। जंग रोकने की बात पर, शांति की बात पर मुनीर ने शहबाज की बात नहीं मानी। पाकिस्तान की आर्मी दोनों देशों के बीच जंग करवा रही है। शहबाज की हालत पाकिस्तान के लिए बेइज्जती है। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर कई बार सवाल उठाए गए, जिसका जवाब वहां के रक्षा मंत्री ने दिया था, ख्वाजा आसिफ ने दिया था। ख्वाजा आसिफ से कई मोर्चे पर पूछा गया कि भाई आप बॉस हैं या मुनीर के, या मुनीर आपके बॉस हैं? तो भाई साहब फंस गए, करें तो करें क्या, क्या सवाल पूछ दिया मुझसे। तो कहने लगे कि कोऑर्डिनेशन से मामला चलता है, हाइब्रिड मॉडल समझाने लगा। हाइब्रिड मॉडल से चल रहा पाकिस्तान, सेना और सरकार मिलकर शासन करते हैं। पाकिस्तान की सत्ता में सेना का दखल है, मान लिया। पाकिस्तान में आदर्श लोकतंत्र नहीं है, यह भी मान लिया। ख्वाजा आसिफ के इस कबूलनामे के बाद यह साफ हो गया कि पाकिस्तान में कट्टरवादी ताकतें और सेना ही पाकिस्तान में रोग एलिमेंट्स को कंट्रोल कर रही है, वहां की सरकार को कंट्रोल कर रही है। कट्टर मुल्ले और उसके साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ, आईएसआई, इन सब का एक नेक्सस बना हुआ है। ये जो ख्वाजा आसिफ देख रहे हैं, ख्वाजा मैं बोल सकता हूं, ऐसा नहीं मैं ख्वाजा आसिफ नहीं बोल सकता, ये ख्वाजा आसिफ है, इसलिए मैं इसे ख्वाजा आसिफ कहता हूं। ख्वाजा आसिफ देख रहे हैं आप जो देख रहे हैं, शहबाज शरीफ, ये सब मुखौटे हैं। इनकी रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई है, खींच ली गई है। और अगर किसी ने चूं चपड़ करने की कोशिश की पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी आर्मी और आसिम मुनीर इन लोगों का खाल खींच के सुखा देगा। यह हालत है। ट्रंप और इस तस्वीर में आप देखिए, शहबाज शरीफ की हालत देखिए। डील कर रहा आसिम मुनीर, सामने डोनाल्ड ट्रंप, और शहबाज शरीफ दो चक्की के बीच में जैसे घुन पिसता वैसे खड़ा। और शहबाज भी सच्चाई बयां कर चुके हैं। उन्होंने भी पहले कहा था कि हमारी सरकार सेना की मदद के बिना नहीं है।
मुनीर का असर राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सिविल सर्विसेज में भी है। सेना के ऑफिसर्स अपने हिसाब से तैनात करता है। आर्थिक फैसलों की जिम्मेदारी भी वही लेता है। रक्षा बजट में भारी इजाफा हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कटौती की गई है। 6 जजों ने खुफिया एजेंसियों पर दबाव डालने की शिकायत की। भारत, यूएस और आईएमएफ पर मुनीर से सलाह के बाद ही फैसले लिए जाते हैं। पाकिस्तान में सेना ही खुदा है, सेना के ऊपर कुछ नहीं है। और जब तक शहबाज हां में हां मिलाते रहेंगे तब तक उनकी कुर्सी बची रहेगी। जिस दिन शहबाज शरीफ ने एक सवाल पूछ लिया उस दिन शहबाज शरीफ खत्म, दी एंड। एक और प्रधानमंत्री का जो है दी एंड का स्क्रिप्ट जो है वो लिख दी जाएगी। इसलिए आज के शो में हमारा सवाल यह कि क्या शहबाज शरीफ की सरकार सेना की कठपुतली बनकर रह जाएगी? वैसे इसका जवाब आपको पहले से पता है। और दूसरा सवाल, पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म है? वो तो खत्म ही है और सारा कंट्रोल और सेना के पास है, यानी यहां तक कि आतंकियों को भी कंट्रोल करते हैं। और कठपुतली सरकार होने से क्या सिविल वॉर जैसे हालात हैं? पाकिस्तान क्या कभी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल पाएगा या धीरे धीरे बाल्कनाइजेशन की तरफ चला जाएगा, विघटित होता चला जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त हुसैन जावेद जुड़ रहे हैं, पत्रकार पाकिस्तान से। तैयब बलोच थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे पाकिस्तान से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं आप सभी का। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हुसैन जावेद जी पाकिस्तान से चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए, तो पहला सवाल उन्हीं से करते हैं। हुसैन जावेद जी, अब तो तालिबान ने भी कह दिया कि शहबाज शरीफ से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, सारे फैसले असीम मुनीर कर रहे हैं, सारा डिसीजन उनसे लिया जा रहा है और वो शांति नहीं चाहते, जबकि शहबाज शरीफ शांति चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हो। लेकिन आपके आर्मी चीफ नहीं चाहते, उनको जंग, दहशत, आतंक, टेरर, ये सब चीजें पसंद हैं। हुसैन जावेद जी। जी विवेक, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और जितने भी आपके गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए सर, कई दफा मैं समझ सकता हूँ, कुछ दिन होते हैं मीडिया के अंदर जिनको हम सहाफी अक्सर कहते हैं डल डे, क्योंकि कोई उस दिन न्यूज नहीं होती है, कोई ऐसी खबर नहीं होती है। तो फिर क्या होता है कि कई दफा ये वाली टेक्निक भी होती है कि चले एक खबर को क्रिएट किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा तो यही काम होता है। इसलिए मैं यही कहूंगा, ये समझना कि शहबाज साहब और हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनके बीच में कोई रिफ्ट आ गई है, कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इन डिफरेंस आ गया है। देखिए, हमें तो यहाँ बैठ के दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको इंडिया में बैठ के ये फील हो रहा है तो वो एक बात हो सकती है, मैं उसमें यही कहूंगा। लेकिन फिलहाल अब तक मैं यही कहूंगा कि दोनों सेम सफे पर है। और जब मैं कहता हूं कि दोनों सेम सफे पर है, तो पिंडी और इस्लामाबाद मुकम्मल हमागी के साथ चल रहे हैं। इनके दरमियान अच्छी कोऑर्डिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है। जितने भी इस टाइम हमारे फ्रंट खुले हैं उनके ऊपर, और आपने खुद देखा है, आप पिछले 3-4 माह से इसको कवर भी कर रहे होंगे, आपके पास फुटेज भी होगी। सऊदीया जाना हो, कतर से बात करनी हो, ट्रंप साहब से मिलना हो, अफगानिस्तान का इशू हो, या इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो झड़पें हुई थी, इन तमाम में दोनों के दरमियान जो तालमेल है ना, वो बड़ा फिट बैठा है। और मैं समझता हूँ ये तालमेल, इस तरह से फिट बैठना, दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना, इसको हजम करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कुछ लोगों के लिए। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसी कोई खबर ही नहीं आई है? जब भी हिंदुस्तान किसी खबर पे चर्चा करता है, कल आपने कहा भाई जो अज्ञात मोटरसाइकिल वाले हैं वो आपके आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं, आपने कहा ऐसी कोई खबर ही नहीं आई। फिर हमने कहा कि भाई जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान में घेर लिया गया, आपने बोला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर आपके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ही के कुछ अधिकारी कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान को कैसे पता चल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो आपको पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब खबर नहीं है, ऐसा नहीं होता हुसैन जावेद जी। अगर आप कुएं से बाहर निकलेंगे तो कुएं के बाहर एक दुनिया होती है। अच्छा, आप इसकी मैं यही बात करूंगा, जहां तक आपने जाफर एक्सप्रेस की बात की, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आपकी और हमारी आपस में बात नहीं हुई। उस पर फायरिंग की गई थी, उससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन जब काउंटर उन पे
फायरिंग की गई तो वो जो आतंकवादी थे वो वहां से भाग गए थे, कोई नुकसान नहीं हुआ था। और रही बात इसकी कि इस तरह के अंधे कत्ल होते हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला आता है। कल भी हम एक चीज इंडिया के मीडिया पे देख रहे थे कि हाफिज सईद का कोई नंबर 2 है, उसका नाम माज है, और उसको लाहौर के पास इस तरह से गोलियों से भून दिया गया। जब बाद में इसको डिग आउट किया गया तो पता ये चला जी वाकई माज मुजाहिद नाम का एक आदमी है जिसको गोलियों से भून दिया गया, लेकिन उसका ताल्लुक ना एलटी से था ना किसी और तंजीम से था। वो बेचारा एक आम साधारण किस्म का स्कूल टीचर था जो बेचारा दो ग्रुप्स थे उनकी फायरिंग का निशाना बन गया। तो इस खबर को आपने हाफिज सईद के साथ जोड़ दिया और कुछ भी नहीं नहीं नहीं, निकला। तो आप ये बता दीजिए, मुल्क को लीड कौन कर रहे हैं? शहबाज शरीफ कर रहे हैं, आसिम मुनीर कर रहे हैं? बिल्कुल जी, पीएम शहबाज साहब कर रहे हैं और आसिम मुनीर उनके साथ उनकी गाइडेंस के तहत जो है वो काम कर रहे हैं। दोनों ने कई मौके पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। जिस दिन आदेश देने लग गए आपके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, माफ कीजिएगा मुझे, उसके अगले दिन का वो सूरज नहीं देख पाएंगे वो प्रधानमंत्री रहते हुए। उनको प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, एक और सवाल का और ये जवाब आप दे बात दें, एक और ये सवाल बात तालिबान भी कह रहा है। आप पूछ लीजिए मुझसे सवाल, मुझे कोई एतराज नहीं है। दुनिया अच्छा, ठीक आपसे है सवाल ठीक है। पूछेगी तो आपको जवाब देना मुश्किल होगा। पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। ये सिर्फ एक लाइन है उसमें, ये कि सर तालिबान की जहां तक बात है वो मामला तो 6 नवंबर तक चला गया। उस पे काबुल भी एग्री है, उस पे हम भी एग्री कि हमने आगे बात ही करनी है और सीज फायर भी चल ही रहा है। तो ये आगे पीछे की बातों का फायदा नहीं। क्या 6 नवंबर को जो बात होनी है उस पर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। दूसरी बात, आप कहते हैं आपको लगता है कि ये जनाब नहीं, जो आसिम साहब है वो ऊपर है और पीएम साहब नीचे है। तो आप जरा थोड़ा हिस्ट्री में जाइए। 2022 के अंदर अगर पीएम शहबाज ना चाहते तो क्या आसिम मुनीर चीफ बन सकते थे? आपके ख्याल में चीफ बनने से पहले भी आसिम साहब ने उनको मजबूर किया होगा कि आपने मुझे ही बनाना है चीफ? ऐसा नहीं होता है, वो उनकी मर्जी से आए थे क्योंकि वो पीएम का राइट होता है। मजबूरी किया पीएम होगा का उन्होंने राइट कि मुझे ही होता है। चीफ बनाना है, तभी तुम प्रधानमंत्री बन पाओगे और रह पाओगे। अब मैं माथुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं माथुर साहब। अभी मैं एक छोटा सा इंस्टांस बता देता हूं जावेद जी आपको, चूंकि आप पढ़े लिखे और समझदार पत्रकार हैं पाकिस्तान के। जब आपके रक्षा मंत्री से पूछा गया इंटरव्यू में, इंटरव्यू क्लिप मौजूद भी, आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा, किसी और मीडिया हाउस का, इसलिए मैं उसको प्ले नहीं कर सकता। उनसे पूछा गया आपके बॉस कौन है, क्या आसिम मुनीर आपके बॉस है या मुनीर के बॉस आप हैं? उन्होंने उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा एक हाइब्रिड मॉडल पर हमारी सरकार चलती है, जहां सरकार और सेना मिलकर देश चलाती है। यह हाइब्रिड मॉडल समझाने लग गए आपके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जी। तो मैं वही कह रहा हूं, जो बात ख्वाजा आसिफ वहां कह रहे थे वही बात तालिबान कह रहा है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है। अनुज माथुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं, तैयब बलूच का इंतजार कर रहे हैं फिलहाल। हाँ जी माथुर साहब। हाँ, हुसैन जावेद साहब का मैं कई दफा कह चुका हूं, मैं भी बहुत उनका मुरीद हूं, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं। मैं उन्हीं को, उन्होंने जो कहा वो एक मुझे लगता है सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट है, उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले तो मैं ये ग्राफिटी जो कि सारी दुनिया ने देखी थी 1972 या उसके आसपास, जब जुल्फिकार अली भुट्टो बने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, तब ये कराची में ग्राफिटी निकल करके आई थी कि वी आर सॉरी अबाउट अ ब्रीफ डेमोक्रेटिक इंटरप्शन, मार्शल लॉ विल बी रिज्यूम्ड सून। ये पाकिस्तान में पिछले 70 80 78 सालों में 4 डायरेक्ट मिलिट्री रूल्स और पूरे सारे समय इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल चलता है। अब जो हुसैन जावेद साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ ने असीम मुनीर को चीफ बनाया, वो उस एवज में बनाया था जिस की तरह कि किस प्रकार से असीम मुनीर की वजह से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। पहला जो प्री जो 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 इवेंट था वो ये था कि कैसे किस प्रकार से वहां पर इलेक्शंस में इमरान खान की पार्टी को हराया गया, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरा बिल्कुल। और उसको शहबाज शरीफ उसकी वजह से प्रधानमंत्री बने और उसका ही कहीं ना कहीं ये था कि आप आर्मी चीफ बने। ये दो चीजें प्रेसिडेंट देख लीजिए आप, कब क्या पहले क्या हुआ था। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, देखिए अभी जो करंट इशू है वो वही है, क्योंकि असीम मुनीर क्या चाहते हैं आप पूरी दुनिया में देख लीजिए। अमेरिका का प्रेसिडेंट बुलाता है तो शहबाज शरीफ को नहीं बुलाता, असीम मुनीर को बुलाता है। और अभी एक डेलीगेशन पाकिस्तान से बांग्लादेश गया था, उसमें 7-8 मेंबर थे, तमाम वर्दीधारी थे, एक भी सिविलियन मेंबर नहीं था। और आप वहां जाकर के ट्रेड पे बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पे बात कर रहे हैं, तो इससे साफ पता पड़ता है कि कितना इंफ्रिंजमेंट, कितना इन्फिल्ट्रेशन और कितना कंट्रोल पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का पाकिस्तान के तमाम अफेयर्स में से है।
तमाम अफेयर्स में। अगर आप उसको यूं कह रहे हैं कि वो डिप्लोमेटिक ट्रिप था बांग्लादेश में, तो आप उसका कॉम्पोजिशन चेक कर लीजिए। और जिस प्रकार से हर एक, और ये जो तालिबान की बात आ रही है 6 नवंबर की, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि तालिबान से एक स्टेटमेंट निकल करके आया है, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि पाकिस्तान में जो सत्ता है, पाकिस्तान में जो द पर्सन हु इज कॉलिंग द शॉट इज असीम मुनीर। तो ये बात बिल्कुल साफ है। और जो करंट इशू रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में है, वो इशू यही है कि असीम मुनीर चाहते हैं कि उनको 5 साल का एक्सटेंशन हो, और एक्सटेंशन स्टार्टिंग नाउ और 2030 तक, ताकि वो सेना के प्रमुख बने रहें। सेना के प्रमुख इन कॉमर्स इन्वर्टेड वंस, देश के प्रमुख, ये बिल्कुल साफ है। और वो क्या चाहते हैं कि वो उस समय भी देश के प्रमुख बने रहें जबकि ट्रांजिशन सर हो जितने रहा है। जी ये ट्रांजिशन होगा 2030 से पहले, इस वजह से वो पद 2025 से लेकर के, हालांकि उनका टर्म ऑलरेडी एक्सटेंशन के बाद 2027 तक है, लेकिन वो आज चाहते हैं कि 5 साल और बढ़े और वो 2030 तक सर्वा बने रहे पाकिस्तान का। और मैं ये बात बिल्कुल साफ बताना चाहता हूं हुसैन जावेद जी, मैं आपको कई दफा कह चुका हूं कि इस बात को आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। मिलिट्री रूल कहीं भी सफल नहीं होता, ये बात बिल्कुल मान लीजिए, क्योंकि मिलिट्री का काम करने का जो ट्रेनिंग है जो उनका, और खास करके तब जबकि आपकी आर्म्ड फोर्स कहीं ना कहीं इनडॉक्ट्रिनेटेड हो, तब वो भी तब जबकि आपका जो आर्मी का चीफ है, वन लाइन एजेंडा है सर आर्मी चीफ का। पाकिस्तान के जितने आर्मी चीफ रहे हैं, वन लाइन एजेंडा रहा है, हिंदुस्तान से जंग, हिंदुस्तान से जंग, हिंदुस्तान से जंग, और हिंदुस्तान में टेररिज्म, हिंदुस्तान में टेररिज्म, हिंदुस्तान में टेररिज्म। टिक्का खान से लेकर आसिम मुनीर तक, पहले चीफ टिक्का खान ही थे शायद, जहां तक मुझे जानकारी है। अगर माथुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। टिक्का खान चीफ नहीं थे, लेकिन टिक्का खान को 2 नामों से जाना जाता है, बूचर ऑफ बलूचिस्तान एंड बूचर ऑफ बंगाल। बूचर ऑफ बंगाल आप आज गूगल से पूछ लें, वो आपको बता देगा। फर्स्ट पाकिस्तानी चीफ टिक्का खान ही माने जाते हैं सर, जहां तक वो रहा होगा, लेकिन तो वो चीफ नहीं थे, लेकिन वो पहले बलूचिस्तान में फोर्सेस लीड कर रहे थे, फिर उनकी इसी खासियत की वजह से उनको इनका ये रहा है कि असला बारूद इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, जब माल बन जाए उसके बाद हिंदुस्तान पर हमला कर दो, और उसका या घुसपैठ कर एक दो। और काम करने का तरीका था कि वो इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो सिविलियंस के ऊपर बिल्कुल एक बूचर की तरह टूट के पड़ते थे, इसीलिए उनके 2 उपनाम हैं। बायलेटरल टॉक में क्या करते हैं आसिम मुनीर, तैयब बलोच साहब, अगर मुझे समझा पाए, बायलेटरल टॉक में कौन सा आर्मी चीफ मुलाकात करता है डंडा लेकर भैया, तैयब बलोच साहब? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि बायलैटरल टॉक्स किससे होती है। बात यह है कि अगर चीन के साथ होगी तो आर्मी चीफ साथ होगा, क्योंकि उसमें दिफाई मुआहदात होते हैं, उसमें और चीजें होती हैं। और तो रक्षा मंत्री और जितने आपके रक्षा मंत्रालय में जो अधिकारी हैं वो उसको लीड करें, वहां आर्मी चीफ क्या कर रहा है? देखिए, अब ये हकीकत है, इसमें कोई चीज ढकी छुपी नहीं रही। जैसे आपने ख्वाजा आसिफ की बात को कोट किया कि हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की एक तारीख भी है जहाँ पे जो है वो जमहूरियत और आमरीत का हमेशा से जो है वो शब खून, एक दूसरे के साथ लड़ाई भी रही हमेशा से। यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं और दूसरी साइड पे जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके दरमियान एक हमेशा से इक़्तिदार का रस्सा कच्ची मतलब एक खिंचातानी हमेशा से रही है। तो ये एक तो हकीकत है, ये तारीख है, हम इससे मुंह मोड़ नहीं सकते। लेकिन पहली दफा मैं अगर आपको बताऊं कि हकीकत तो ये है कि ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इनको मैं पर्सनली, मतलब मैं हमेशा कभी अपनी पाकिस्तान आर्मी का वो दिलदादा नहीं बलोच साहब, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, मैं एक बार ऑडियो चेक कराता हूं। आसिम जावेद कुछ कहना चाहते हो, उसके बाद मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं। जावेद जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं बस वही कहना चाह रहा था जो आपने कहा ना कि टिक्का खान पहले चीफ रहे, वो चीफ रहे हैं, इस पे शक नहीं है, लेकिन वो पहले चीफ नहीं थे। आपको याद होगा कि 72 में उनको अपॉइंट किया गया एज चीफ टिल 1976। तो मैंने कहा ये मैं चीज देखा है उसको। संजीव मलिक साहब, कम से कम तैयब बलोच ये मान रहे हैं कि 2 ध्रुव हैं पाकिस्तान के अंदर, एक जो जमहूरियत चाहता है और एक स्टैब्लिशमेंट वहां पर पाक आर्मी को कहते हैं, ये क्लियर है। और कह रहे हैं इससे हम मुंह मोड़ के बात करें कि नहीं ऐसा नहीं है जी, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है जी, हमारे यहाँ तो जी
सरकारी सब कुछ देखती है, ये अब सच्चाई नहीं है। ये बात सही है कि वहां दो चीजें हैं, एस्टेब्लिशमेंट इन सब के ऊपर है। विवेक जी, सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। पाकिस्तान में सत्ता की रस्साकसी कोई नई तो है नहीं। डे वन से जब से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ उसके चंद वर्षों के बाद ही पाकिस्तान में जो सत्ता के खींचतान है वो शुरू हो चुकी थी। और सत्ता के खींचतान जो बलोच साहब बोल रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए वहां पे अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि सत्ता किसके पास है, शॉट्स कौन ले रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है। हमारे जैसे जनरल साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका का राष्ट्रपति बुला रहा है, इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है, कुछ शक शुबा की गुंजाइश बचती नहीं है। इसके अलावा जहां भी वो जाते हैं आर्मी चीफ को इनवाइट किया जाता है, आर्मी चीफ से बात ली जाती है, उनसे ही बात। अब मैं इसको एक पक्ष और थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा यहाँ। देखिए हमारे पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में एक खटास का बहुत बड़ा एक ये भी आयाम है कि अगर भारत की सरकार ने कभी जब जब बात करनी चाहिए है, वहां की जमहूरियत की गवर्नमेंट रही कितनी है और उसके हाथ में पावर क्या रही है। जब जब शरीफ साहब रहे हैं, शरीफ साहब के साथ मुशर्रफ साहब ने क्या किया है, उससे पहले उल्टे चलते हैं। मैं थोड़ा रिवर्स में जाता हूं, आइए 79 में आइए, जनरल जिया उलत ने क्या किया। तो भारत कहने का मतलब है कि अगर कोई भी जमहूरियत वाला देश अगर बात करे तो किससे करे, वहां पर सत्ता का केंद्र है आर्मी के पास। एक चुना हुआ प्रधानमंत्री, एक चुना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अगर बात करे तो आर्मी चीफ से बात करेगी वहां के। इसलिए अपनी लेजिटिमेसी को करने के लिए वो लोग पावर के केंद्र में आने के लिए कभी अपने आप को सीईओ बना लेते हैं, कभी राष्ट्रपति बना लेते हैं, कभी मार्शल लॉ लगा के टॉप पोजीशन पे आ जाते हैं। और मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, मैं पहले भी ये बात अपने दोस्तों से शेयर करता रहा हूं या विभिन्न प्लेटफॉर्म पे आके बोलता रहा हूं। देखिए आसिफ मुनीर जी को बुला के वहां पे एक इन्वेस्टमेंट किया है अमेरिका ने, और पाकिस्तान ने भी एक इन्वेस्टमेंट किया है। वो दिन दूर नहीं होगा, इट मे बी मैटर ऑफ मंथ्स। अमेरिका हैज प्रोमिस्ड मुनीर साहब के आपको सत्ता के केंद्र में लाएंगे। और मुझे पूरा दिखता है वहां की जो परिस्थितियां चल रही है, वहां की जो स्थितियां आज की डेट में जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये मेरा एनालिसिस है, मेरे पास कोई न्यूज नहीं है, ना मैं न्यूज के बेसिस पे बोल रहा हूं। मेरा एनालिसिस साफ साफ कहता है कि आसिफ मुनीर सत्ता के केंद्र में टॉप पे आकर के रहेंगे। वो क्या टाइटल देंगे, सीईओ टाइटल देंगे, प्रेसिडेंट टाइटल देंगे, वहां के संविधान में क्या संशोधन होगा नहीं होगा, ये सर, बात मैं तो इस मैटर ऑफ जी नो एक और पॉइंट आता हूं विवेक जी। ठीक है। हाँ, मैं एक सवाल इसमें जोड़ना चाह रहा था, एक सवाल जोड़ दूं उसके बाद पूरा कर लीजिएगा। अपने मुल्क में कैसे भी मुल्क चलाएं, जमहूरियत से चलाएं, मार्शल लॉ से चलाएं, जैसे उनको अपना मुल्क देखना अपना देखें, उनके मुल्क में हम हस्तक्षेप करने वाले और सवाल पूछने वाले भी कोई नहीं होते अनटिल अनलेस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो। हम ये बस जानना चाह रहे हैं, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर आसिम मुनीर को इतनी जंग की खुजली क्यों है। तालिबान कह रहा है कि वो शांति नहीं चाहते, शहबाज शांति चाहते हैं, वो पीस नहीं चाहते। फिर चाहते क्या हैं? वो इंडिया के बॉर्डर पर भी टेंशन चाहते हैं, वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी टेंशन चाहते हैं। उनको क्या लग रहा है, वो अमेरिका जैसे सुपर पावर बन चुके हैं। विवेक जी, यहां पर मैं दो चीजों की थोड़ी सी एनालॉजी देना चाहूंगा। कारगिल हुआ था, कारगिल के बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर साहब के क्या क्या वक्तव्य आए थे, याद है हम सबको। यहाँ ने अमेरिका के जाके प्रेस में क्या दिया था वहां के प्रधानमंत्री साहब ने कि मुझे धोखे में रखा गया, मुझे बताया नहीं गया, मुझे कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई, मुझे वार का यानी इस मिस एडवेंचर का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, कोई भी मेरे को जानकारी नहीं दी गई। ये पूरा आर्मी चीफ ने अपने लेवल पे किया है। ओके, अब मैं इस चीज को जोड़ता हूं आज के सिनेरियो से। देखिए आसिफ मुनीर साहब वहां के लोगों को एकत्र एकजुट एक छाते के नीचे तभी रख सकते हैं जब वो एंटी इंडिया रेटिक करें, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाएं, एंटी इंडिया मिस एडवेंचर करें। अब रही बात यह है कि अब दूसरे फ्रंट पे उनके खुल गए। ये तो इवेंचुअली है कि जैसे वो अमेरिका गए हैं, उनका ये पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का ये कैसे शुरू हो गया है, उससे पहले तो नहीं था। ठीक है, टीटीपी के साथ इनके इश्यूज हैं और वो बीच बीच में आते भी रहते हैं, वो भी अटैक करते हैं, ये भी इनको रिप्लाई देते हैं। लेकिन इसने जो इंटेंसिटी रफ्तार पकड़ी है इस इशू ने, ये इशू कब से पकड़ी है, अगस्त के बाद देख लीजिए आप। अगस्त के बाद जब मुनीर साहब को बुलाया उन्होंने मुनीर साहब को क्या दिया, उन्होंने मुनीर साहब को ट्रंप साहब ने प्रॉमिस किया हुआ है कि यू डोंट वरी। और वहां पर शहबाज साहब एक स्टैंप मात्र है, कुछ नहीं है। मैं आपको इसको लिंक करता हूं आपकी इंट्रोडक्टरी रिमार्क से। आपने इंट्रोडक्शन में बताया है ना कि वहां पे सिर्फ मुनीर साहब ही सब कुछ है और वहां के प्राइम मिनिस्टर जिसको ये जमहूरियत का है वो एक पर्दा है, एक आगे है दुनिया को दिखाने के लिए। पर्दे के पीछे कहानी बहुत कुछ चलती है और ही कुछ चलती है। और अगर कोई विश्वास करता है कि वहां के आर्मी चीफ और वहां के प्राइम मिनिस्टर दोनों के दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड, आई डू नॉट कोरोबरेट इट।
और एक और चीज बताऊं, देखिए जहां सत्ता का लालच आ जाता है ना विवेक, वहां पर विद्रोह यानी कन्फ्रंटेशन होके रहता है। अब ये बात, हाँ, मुनीर साहब को चाहिए सत्ता केंद्र, उनको चाहिए डिसीजन मेकिंग पावर आज भी है, लेकिन वो उसको लेजिटिमेसी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो एक मात्र आर्मी चीफ है, यानी फील्ड मार्शल उन्होंने को बनाया है। वो तभी हो सकता है कि जब वहां पर आकर अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक ऐसे पद पर बैठाएं जब उनको उनकी आवाज की ज्यादा लेजिटिमेसी होगी पूरे वर्ल्ड ओवर। और रही बात यह कि वो अपने देश में कुछ भी करें, हमको फर्क नहीं पड़ता है।